नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2 देशों की यात्रा की गई है। एक आपका ब्रुनेई और एक सिंगापुर। देखिए, यह यात्रा इतना खास है ना, बहुत मतलब महत्वपूर्ण आपका यात्रा है, क्योंकि 2018 के बाद पहली बार भारत की सरकार आपको ब्रुनेई के सरकार के साथ आपको सहयोग स्थापित की हुई है, और आपको सिंगापुर के साथ और साथ साथ आसियान देशों के साथ स्थापित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन काफी गंभीर मुद्दा है, क्या ये सभी देश भारत के साथ सहयोग स्थापित करेंगे, क्या व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे, क्या आर्थिक संबंध स्थापित करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में देखने वाला है। यह जो यात्रा है, यानी ब्रुनेई के साथ जो यात्रा है प्रधानमंत्री का, यह आपको इस नीति के तहत आता है, इस नीति का ही हिस्सा है। पूरा विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस नीति का है, और साथ साथ इसमें इस नीति के साथ साथ इसके पहले वाला जो नीति था, जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो 1992 में शुरू किया गया था, उसको बोलते हैं लुक ईस्ट नीति, उसको भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको लुक ईस्ट नीति देखने को मिलेगा, ईस्ट नीति देखने को मिलेगा, और साथ साथ इसमें आपको आसियान देशों के बारे में बताने वाला है, और साथ साथ आप 1991 के जो आर्थिक नीति था, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को जो लागू किया गया था, इसको भी अपना विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रभाव क्या पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर, इस सभी चीजों को पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, तो उसमें भारत के सामने बहुत बड़े संकट उत्पन्न हो चुके थे। उसमें भारत के सामने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतना बड़े संकट उत्पन्न हो चुका था, जिसके वजह से हम लोग बिल्कुल डर चुके थे कि हम लोग किसी भी कंपनी को भारत में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत को लगभग 200 सालों से शासन कर रही थी, जिसकी वजह से अब भारत बिल्कुल डर चुका था कि हम लोग किसी भी कंपनी को भारत में अब नहीं आने देंगे। अब भाई साहब, कोई भी देश हो जो जिसको आगे बढ़ना है, अपने देश को विकसित करना चाहता है, अपने आर्थिक को मजबूत करना चाहता है, राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, उसको तो व्यापार करना पड़ेगा ना। जब तक व्यापार नहीं करोगे तो फिर वहां की चीजें यहाँ पर नहीं जाएगी और यहाँ की चीजें वहां पर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो लेन देन है, पैसों का लेन देन, वो आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उस देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। और भारत के सामने यही आर्थिक संकट बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। भारत के सामने 1991 तक आते आते इतना बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका था कि भारत के पास बिल्कुल पैसा भी खत्म हो चुका था। भारत के सामने इतनी बड़ा संकट समस्या उत्पन्न हो चुकी थी कि भारत की सरकार ने सोचा कि हम लोग का व्यापार करना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों को बुलाने का मतलब यह हुआ कि जो 1991 में जो आर्थिक नीति आया था ना, जो 1991 में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, अब इसी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारत का सरकार ने सोचा कि भाई साहब हम लोग अब कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो अब इन्होंने भाई साहब उसमें आर्थिक संकट से जो उसको गुजर रहे थे, उसको दूर करने के लिए, हालांकि आर्थिक संकट का सबसे बड़ा कारण क्या था कि विदेशी मुद्रा की कमी हो गया था, तेल की बढ़ती कीमतें, तेल की लगातार कीमतें बढ़ रही थी, और साथ साथ ये भी थी, और साथ साथ उस समय सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, क्योंकि सोवियत संघ से उस समय सोवियत संघ हम लोग को सहायता करती थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ ही जब विघटन हो गया, तो फिर सोवियत संघ भी देश की सहायता करना बंद कर दिया। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसको से हम लोग आर्थिक संकट बिल्कुल अब और चरम पर पहुंच गया, और यह सहायता करना बिल्कुल समाप्त कर दिया, जिसके वजह से और ज्यादा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। तो भारत के लिए हम लोगों ने 3 चीजें अपनाई। एक आपको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब यह हुआ कि सरकार ने ढीला छोड़ दिया, जब कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उसको हम नियंत्रण उतना ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप आओ, टैक्स दो, कम टैक्स दोगे, आसानी से व्यापार करो, हम उसको कोई कार्रवाई करने वाले नहीं है। इसको बोलते हैं उदारीकरण। निजीकरण का मतलब यह है कि हम लोग कंपनी को पूरा निजी कर दिया ताकि वहां का कर्मचारी अच्छे से काम कर सके। वैश्वीकरण यानी भारत की जो व्यापारिक संबंध थे, भारत के जो आर्थिक संबंध थे, ये पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया, ताकि भारत में वह सभी भारत में आकर आसानी से व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है उदारीकरण का मतलब क्या है कि सरकारी नियंत्रण नियमों को कम करना, यानी सरकारी नियंत्रण कम करना मतलब है कि हम लोग आसानी से हम कोई भी कार्रवाई करने वाले नहीं है, अब आसानी से आकर व्यापार यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कि व्यापार और उद्योग को स्वतंत्रता दे दी गई, मतलब कि आप लोग यहाँ पर आसानी से आकर व्यापार कर सकते हैं, कोई हम आप लोग को रोक टोक करने वाले नहीं है। इसी को बोलते हैं हम लोग उदारीकरण। निजीकरण का मतलब ये हुआ कि सरकारी कंपनियों के निजी हाथों में सौंप दिया गया,
जिसमें उम्मीद थी कि निजी कंपनी अधिक कुशलता से काम करेगी। ये बताया ना कि निजीकरण में क्या होता है कि जो भी आपको प्राइवेट कंपनियां होती, जो भी आपको निजी कंपनियां होती है, क्योंकि सरकारी कंपनियों में क्या होता है ना कि कर्मचारी उतना ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, जो उनसे मजदूर होते हैं उतना ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से सरकारी चीजों में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। इसे सरकार ने सोचा है कि अगर हम लोग देश को विकसित करना चाहते हैं, यदि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग इस भारत जितने कंपनियां हैं उसको हम लोग को निजी करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसको हम लोग निजी भी करना शुरू कर दिया, और साथ साथ देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको हम लोग वैश्विक करने के प्रयास किए। मतलब वैश्वीकरण के माध्यम से विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार बाधाओं को कम किया गया, जिससे भारत ने वैश्विक व्यापार के लिए खुद को तैयार किया। कहने का मतलब यह है कि अब विदेशों से भी जो भारत के जो अगल बगल जो भी देश है, पड़ोसी देश है, वही भारत में आ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सभी चीजों को हम लोग उपयोग करके भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते थे, भारत की अर्थव्यवस्था आगे जाना चाहती थी, और हम लोग पूरब के जो देश है ना, पूरब के देश, उनके साथ हम लोग संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। यानी हम लोग पूरब के देश जो है ना, जो दक्षिण एशिया जो देश है, उनके साथ जो प्रशांत इलाके के जो देश है, उनके साथ हम लोग संबंध स्थापित करेंगे, उनके साथ हम व्यापार करेंगे, उनके साथ हम आर्थिक सहयोग स्थापित करेंगे, उनके साथ हम सांस्कृतिक स्थापित करेंगे, ताकि हम लोग आसानी से व्यापार कर सके। इसीलिए हम लोगों ने पूरब की ओर देखना शुरू किया। 1992 की हम बात कर रहे हैं। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में हम लोग पूरब की ओर देखना शुरू किए, और इस नीति को बोलते हैं लुक ईस्ट नीति। लुक ईस्ट नीति का मतलब क्या हुआ कि पूरब की ओर देखो की नीति। मतलब कि 1991 में भारत के सामने इतनी बड़ी आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुकी थी, जिसके वजह से हम लोग 3 चीजें अपनाए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पूरब की ओर चलेंगे, पूरब के देशों के साथ हम व्यापार करेंगे, ताकि हम लोग की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चीजें ढंग से चल सके और हम आसानी से व्यापार कर सके। तो हम लोग पूरब की ओर देखना शुरू कर दिए। नीति आपको कब आई थी? तो 1992 में आई थी। उसमें जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। हम लोग उसमें आर्थिक सुधार की दिशा में बदलाव करना चाहते थे, और वैश्विक और क्षेत्रीय संबंधों में, मतलब कहने का मतलब यह है कि हम लोग अगल बगल देशों के साथ हम लोग अपना संबंध स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए हमको इसको लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ताकि हम लोग व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे सके। कहने का मतलब यह है कि देश के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न था ही, जिसके वजह से हम लोगों ने सोचा कि पूरब की ओर चलते हैं, पूरब की ओर देखते हैं, वहां के देशों के साथ हम लोग व्यापार करते हैं, ताकि हम लोग के जो है ना आर्थिक संबंध सुधार सके, हम लोग व्यापार कर सके, निवेश कर सके, ताकि हम लोग की अर्थव्यवस्था ढंग से काम कर सके। उसके बाद हम लोग राजनीतिक स्थिरता की ओर बढ़े, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। सांस्कृतिक सहयोग भी हम लोग इससे मिल सकता था, ताकि हम लोग आगे को बढ़ सकते हैं, और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में बेहतर जुड़ाव हुआ। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग पूरा चलेंगे। जो प्रधानमंत्री अभी जो आपको ब्रुनेई गए है ना, सिंगापुर गए है ना, ये आपको यही से आपको चलते आ रहा है। यही नीति ऐसा है जो भारत के प्रधानमंत्री अभी लेके चल रहे हैं, और इसी का विस्तार जो नीति है आपको ईस्ट नीति है। ईस्ट नीति आपको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। ईस्ट नीति का मतलब क्या हुआ कि जो लुक ईस्ट नीति है ना, इसी लुक ईस्ट नीति का विस्तार है, इसी लुक ईस्ट नीति का विस्तृत आपको विस्तार है। मतलब इसी का बारा है जो आपको व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया था आपको लुक ईस्ट नीति के तहत। अब इसी का 12 करके कौन बना दिया गया है? ईस्ट नीति। यह ईस्ट नीति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में जो उनका पहला जो सरकार बनाए हुए थे, उसी समय पूरब की ओर देशों के साथ व्यापार स्थापित करने के लिए 2014 में ईस्ट नीति लागू करते हैं, और इसके प्रस्तावक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपको बात करें तो लुक ईस्ट नीति की निरंतरता
और विस्तार है, मतलब कि ये आपको उसी का विस्तार है। आपको दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया का साथ अधिक गहरा संबंध बना था। इसका उद्देश्य यह था कि जो भी दक्षिण पूर्व के जो एशिया के जो देश है, वहाँ का जो देश है, उनके साथ हम लोग आसानी से व्यापार कर सकते हैं, उनके साथ हम लोग सामरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनके साथ हम लोग आर्थिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, राजनीतिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। यानी कोई भी देश अगर आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी देश अगर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है, तो आपको व्यापार करना ही पड़ेगा। जब तक व्यापार नहीं करोगे तब तक वहां का सामान यहाँ पर नहीं आएगी। जब वहां का सामान यहाँ नहीं है तो फिर आप उस पर टैक्स नहीं लोगे। जब टैक्स नहीं लोगे तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इसीलिए व्यापार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यही चीज यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन इसी का थोड़ा सा इसमें विस्तार है। और इस नीति का अभी प्रधानमंत्री जो आपकी 2000, थोड़ा सा और हम बात करें 2018 का बात करते हैं हम। 2018 में आपको ब्रुनई के जो आपको आसियान देशों के जो सरकार थी ना, वो आपको 2018 में गणतंत्र दिवस के अवसर भारत में आए हुए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री और उनके बीच में कुछ संबंध, उनके साथ कुछ बैठकें हुई थी। आपको बैठकें में यही बताया कि हम लोग अच्छे से व्यापार करेंगे, अच्छे से आपको शासन करेंगे, कभी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे, सहयोग की नीति से हम लोग देखेंगे 2018 में। लेकिन 2018 के बाद कभी भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इन देशों के साथ कोई बातचीत नहीं किया गया, इन देशों के साथ कोई भी व्यापार नहीं किया गया। मतलब धीरे धीरे आपको व्यापार ठप पता चला गया, राजनीतिक स्थिति संकट में उत्पन्न हो गई। अब भाई साहब इसी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा यही चीज भाई 2018 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के साथ ब्रुनई की यात्रा की गई है। ब्रुनई की यात्रा प्रधानमंत्री के साथ पहली बार यात्रा की गई है, क्योंकि 2018 में जो वहां की सरकार भारत में थी तो उनके साथ कुछ भारत के प्रधानमंत्री से कुछ बातें हुई थी। लेकिन अब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रुनई, सिंगापुर और आसियान देशों के साथ कुछ व्यापार करने की स्थापना बात की जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रुनई के बीच में जो आपको समझौता हुआ है वो आपको स्पेस के लेकर हुआ है। कहने का मतलब यह है कि भारत को जो इसरो है वहां पर इसकी स्पेस स्टेशन खुलने वाली है और उसकी मेजबानी आपको ब्रुनई करने वाला है। कहने का मतलब यह है कि भारत के साथ अब ब्रुनई दोनों आपको स्पेस के लेकर, दोनों अंतरिक्ष के लेकर आपको सहयोग स्थापित कर सकते हैं। दोनों आपको मिलकर आप इसरो के साथ काम करेंगे और आपको अंतरिक्ष में अच्छे काम करने का प्रयास करेंगे। तो इन लोगों के बीच में अब यही बात हुआ है भाई साहब। बात क्या हुआ है कि आपको इन दोनों ने भाई साहब ब्रुनई में मतलब कि इसरो स्टेशन स्थापित करने का बात किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष में दोनों आपस में सहयोग करने की बात करेंगे। साथ साथ इन्होंने व्यापार पे बात किया था, निवेश में बात किए हुए थे और ऊर्जा पे भी बात किए हुए हैं, ताकि हम लोग अच्छे से व्यापार कर सके और हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ावा दे सके। साथ साथ उसके बाद प्रधानमंत्री आप गए सिंगापुर। सिंगापुर मतलब कि सिंगापुर, तो आप सभी जानते हैं कि सिंगापुर कितने बड़े आपको डेवलप देश है। सिंगापुर बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश है। सिंगापुर में आपको सेमीकंडक्टर, आपका चिप्स, मोबाइल इत्यादि चीजें बनती रहती है, जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा, यानी सरकार ने सोचा कि भाई साहब हम लोग इन देशों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, क्योंकि तो लगभग 10-20 साल से कभी भी मतलब कि उन देशों के साथ भारत के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं था, उन लोगों के साथ उतना व्यापार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के साथ हम लोग व्यापार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये देश बहुत अधिक मजबूत हो चुके हैं, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाकी देशों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री सरकार ने सोचा कि इन देशों के साथ हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं, आर्थिक संबंध स्थापित करते हैं और यहाँ के टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और भारत में लाने का प्रयास करते हैं, ताकि यहाँ के युवा सीख सके, यहाँ के किसान सीख सके और यहाँ का सेमीकंडक्टर यानी चिप्स, कंप्यूटर, मोबाइल की जानकारी अपने दिमागों में उतार सके और एक सही दिशा में चल सके। तो वही बात यहाँ पर भी लिखा गया है दोस्तों। क्या लिखा गया है कि हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर मोबाइल जो चिप्स है उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर के सीख सके, कंप्यूटर कैसे बनाया जाता है उसको सीख सके, मोबाइल को सीख सके। ठीक है, तो इस सब चीजों के बारे में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसकी तकनीकी को हम लोग सीखें, उसकी विषय उसकी हम जानकारी प्राप्त करें। ये बहुत बड़ी चीज होती है, ताकि हम लोग चिप निर्माण में सहयोग उसको वो करें हमारे युवाओं को, ताकि हमारा युवा आगे बढ़ सके। और इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भाई साहब आसियान चले गए। आसियान चले गए और इनके साथ भी संबंध यानी आपको व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किए। लेकिन आसियान देश, लेकिन सबसे पहले हम आसियान देशों के बारे में आपको बताते हैं। आसियान एक संगठन है, एक समूह है जिसमें टोटल 10 देश आते हैं। 10 देश आपको पूरब के रहे, जिस मतलब कि यहाँ पे देखो
अगर यहाँ बात करें तो पूरा आपको भारत का आपको पूरा में 10 देश आते हैं, जिसमें आपको म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई और फिलीपींस, ये 10 देश आते हैं। ये आपको भारत का पूरा आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर के एरिया में मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सभी देश जब अलग अलग इलाकों में आपको अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे, तो इन लोगों के बीच में उतना ढंग से व्यापार नहीं हुआ करता था। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और आपस में व्यापार करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, आपस में राजनीतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं, ताकि हम लोग के बीच में सांस्कृतिक आपको व्यापारिक सही ढंग से चल सके। इसीलिए इन लोगों ने भाई साहब 1967 में, मतलब कि 8 अगस्त 1967 में इन्होंने एक संगठन स्थापित करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग आसियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी 8 अगस्त 1967 को इन्होंने एक संगठन स्थापित करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग आसियान। इस आसियान में टोटल 10 देश आते हैं, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 देश इसमें शामिल होते हैं। इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया में जकार्ता में है। अगर बात करें हम लोग इसका उद्देश्य क्या, आखिर क्यों बनाया गया था, ताकि हम लोग आर्थिक सहयोग कर सके, ताकि हम लोग एक दूसरे का मदद कर सके, हेल्प कर सके, राजनीतिक स्थिरता हम लोग बनाए रखेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग हम लोग एक साथ करेंगे, ताकि हम लोग के बीच में कोई भी दिक्कत ना हो, और हम लोग के बीच में कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग सामूहिक सुरक्षा भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको आसियान देश बनाया गया था। जब आसियान देश बनाया गया था तो सभी देश कहे थे कि भाई साहब हम लोग इसमें और कुछ देशों को इकट्ठा करते हैं और हम लेके अलग संगठन बनाते, इसको बोलते हैं RCEP। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? RCEP देश बोलेंगे। और इसी RCEP देश में कुछ और देशों को जोड़ दिया गया। ये आपको 10 देश उसमें था ही, मतलब ब्रुनई मतलब कि 10 देश उसमें था, साथ इसमें आपको चीन को भी जोड़ दिया गया, जापान को, कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को जोड़ दिया गया। इसके बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था ताकि इसमें अब जो भी देश आएंगे वो आसानी से व्यापार कर सकेंगे, बिना टैक्स देंगे, लेकिन बहुत कम टैक्स देंगे, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको व्यापार करने के लिए, व्यापार करने में उनको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से व्यापार कर पाएंगे। लेकिन भारत का सरकार ने सोचा, यानी सरकार ने यानी भारत ने सोचा कि हम भाई से इसमें रहेंगे तो बाकी दुनिया के जो भी देश है अगर इसमें शामिल हो जाएंगे, जैसे मानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा इसमें दुश्मन कौन है बताओ? चीन है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। अब भाई साहब अगर चीन इसमें शामिल है तो भारत ने कहा कि हाँ भाई साहब इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जो देश इसमें शामिल होगा वो बाकी सभी देशों के साथ आसानी से व्यापार कर सकता है, बिना टैक्स देगा लेकिन बहुत कम टैक्स देगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब बताओ कोई भी देश, कोई बाहर के देश अगर भारत में आएगी, अब बिना टैक्स देगी लेकिन कम टैक्स देगी, उसको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी टेक्नोलॉजी भारत में या किसी यहाँ के देशों में लेकर आएगी तो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी पहले से बनी हुई उसको चुनौती दे सकता है, यानी यहाँ की आपकी टेक्नोलॉजी को वो मात देगी, हरा सकती है। इसलिए भारत सरकार से है कि भाई साहब हम इसमें शामिल नहीं रहेंगे। और RCEP में भारत का सरकार ने 2019 में ही निकल गई थी। क्यों निकल गई थी? ताकि बाकी देश इसमें नहीं आना चाहिए, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया की बाकी देशों के व्यापार, मतलब दुनिया के बाकी जो देश है ना वो भारत के साथ व्यापार करें बिना टैक्स के साथ, आसानी से व्यापार। हम किसी भी बाहरी देशों को सामान को भारत में नहीं आने देना चाहते हैं, यदि कोई आएगा हम इसमें नहीं रहेंगे। इसलिए भारत का सरकार ने इसे 2019 में निकल गया था। तो भारत को बाहर निकलने का कारण कब निकला था? 2019 में निकला था। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि व्यापार असंतुलन, ताकि व्यापार असंतुलन हो जाएगा कि वहां का सामान यहाँ पर चलेगी और यहाँ का सामान अब सस्ते बिकने शुरू हो जाएगी। यहाँ का सामान अब जो भी यहाँ के, जैसे मानते कि कोई इंसान यहाँ का मोबाइल बनाया, मानते कोई इंसान यहाँ कंपनी किसी मोबाइल को बनाती है 10,000 में, अब वही कंपनी वहां को किसी कंपनी चाइना बनाती है 5,000 में। तो भाई साहब हम लोग का सामान नहीं बिक पाएगा ना, तो हमारी भी सामान बिकनी चाहिए। अब चाइना की कंपनी यहाँ आ जाएगी तो हमारा सामान नहीं बिक पाएगी, इसलिए यानी हम लोग का सामान अगर बिकता है 10,000 में तो उसको बेचना होगा 12,000 में, 15,000 में, तभी का हम लोग का सामान बिक पाएगा। अन्यथा अगर ऐसा होगा तो हम लोग चीन के साथ या इसमें हम लोग शामिल नहीं होंगे। और साथ साथ हम लोग इसमें इसका दूसरा कारण ये बताया जाता है कि
संवैधानिक चिंता यानी शर्तें भारतीय नीतियों से मेल नहीं खाती है, उनकी शर्तें भारत के साथ मेल नहीं खाती है। तो इसी कारण से भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कम हो गया और एशियाई देशों के साथ भारत आज भी कह रहा है कि हम ठीक है आप लोगों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन 2009 से भारत यहाँ से निकल गया था, यहाँ से निकला था आसियान से। आसियानों के देशों के साथ भारत अब अच्छा अब संबंध बनाए रखना चाहता है, व्यापार बनाए रखना चाहता है, आर्थिक संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन भारत इसमें नहीं रहना चाहता है। क्या आप बता सकते हैं ना कि भाई साहब इसमें भारत का निकलना ठीक था कि नहीं था? हमारे अनुसार से एकदम ठीक था भाई साहब। अगर सभी देश आपस में मिल रहा है और कहें कि भाई साहब इसमें जितना देश है आसानी से व्यापार कर सकते हैं, बिना टैक्स के व्यापार कर सकते हैं, बिना कुछ कर दिए व्यापार कर सकते हैं, बिना किसी कठिनाई का सामान व्यापार कर सकते हैं, वहां का सामान यहाँ आएगी तो भाई साहब हमारी स्किल दब जाएगी, हम वो सामान बनाए हैं ना वो दब जाएगा, हमारी अपनी जो स्वदेशी सामान है वो बिक नहीं पाएगी, विदेशी सामान भारत में बिक जाएगी। इसीलिए भारत का सरकार ने सोचा कि विदेशी कंपनी भारत में आएगी लेकिन हम लोगों से ज्यादा टैक्स में सामानों को बेचेगी तो वे भारत की कंपनी को भारत में आने देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आपको एक बहुत गंभीर मुद्दा है, भारत की सरकार ने बहुत बड़ी निर्णय लिया हुआ है। बस इसमें यही बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री का ब्रुनई के साथ, सिंगापुर के साथ और एशियाई और आसियान देशों के साथ जो संबंध स्थापित करने के जो प्रयास किया गया है ये बहुत ही अच्छी बात है। और 2019 में जो यहाँ से जो भारत के सरकार के जो निकलने का जो प्रयास किया गया था वो भी बहुत अच्छी बात है। बस आज के इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।